मैंने सारी पढ़ाई अपने घर से ही की है। मैंने किसी कोचिंग से कुछ भी नहीं लिया है। जैसे कि 69 में सर पेपर आया था, बहुत डायनेमिक था। वो लोग बता रहे थे कि अब यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इसमें 32 क्वेश्चन एलिमिनेशन बेसिस पे था। 78 सर देने वाले हैं एस्पिरेंट। अब वो अपनी रणनीति में क्या बदलाव? किसी भी कोचिंग के किसी इंस्टीट्यूट के नोटबुक से या फिर किसी गाइड बुक से इससे नहीं हो। सर इकोनॉमिक्स मैंने बहुत सारे सोर्सेज से रेफर किया, इसमें से एक तो वो मैं देखता था और उसके सारे जो भी पॉइंट्स मुझे लगते थे मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता। साइकिल में नहीं फंसना है कि फिर से आपको सितंबर में अगले में देना पड़े। तो ऐसा पढ़िए कि आपका एक बार में प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, इंटरव्यू नहीं। अभी सर 1 साल लगभग समय है, मतलब मेंस एग्जाम जनवरी में सर है 78 का। सर मेंस राइटिंग अभी से किया जाए या फिर जैसे कि अभी सिलेबस को सीखते? अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आंसर अच्छा नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन का कोई लेवल नहीं होता है, वो आपका धीरे धीरे आप भी अच्छे होते जाइएगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ऊपर होते जाए। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, ये सब इसरो हुआ, ये सब इश्यूज़ हैं जो बहुत हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। अब सर ऐसे के लिए किस तरीके से काम करना पड़ेगा, इसमें से किस एरिया पे खास फोकस करना पड़ेगा? कुछ सर सेलेक्टेड टॉपिक्स। सर बात करिए मेंस में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत कमेंट आते हैं, मतलब किसी वीडियो पे कि मेंस का करंट अफेयर कैसे कवर किया जाए। सफलता मिलती है तो पता चलता है धैर्य का क्या महत्व है। यही धैर्य रखिए, मेहनत तो वो तो है ही, प्रीरिक्विजिट है, वो तो आपके बदले कोई नहीं करेगा। धैर्य रख के तैयारी कीजिए, सबका होगा, अच्छा होगा। धैर्य रखना होता है। 1 साल पढ़िए, 1 साल तैयारी परीक्षा दीजिए, इसका प्रोसेस 1 साल का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ आशुतोष सर हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 68th बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। तो सर का उसमें सिलेक्शन हुआ है सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पे, और इनकी जो रैंक लगी है वो 11th है, तो काफ़ी अच्छी रैंक है। तो सर से हम जर्नी जानेंगे। अब जैसे कि बदलते हुए पैटर्न पे किस तरीके का प्रिपरेशन आप सभी को करनी होगी, खास करके एसओ को किस तरीके से वो करना होगा, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और प्रीलिम्स मेंस किस टाइप की आप सबकी स्ट्रेटेजी होगी, सर का क्या बुक लिस्ट था, क्या कंटेंट था, क्या नोट्स थे, किस तरीके से पूरा इनका जर्नी है, उस पर भी बात करेंगे। तो आप सबके लिए अब 68 जो सिलेक्टेड लोग हैं उनसे अब बहुत सारे वीडियो हम करेंगे। तो इस चैनल को ग्रो करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेसन। धन्यवाद। सर ब्रीफली सर थोड़ा अपने बारे में बताएं आप। मेरा नाम आशुतोष है। मेरा इस बार 11th रैंक आया 68 बीपीएससी में, और मैंने अपनी पढ़ाई 10th और 12th डीएवी बीएससीबी कॉलोनी पटना से ही किया है। मैं रहने वाला हूँ सीतामढ़ी का, पटना में पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है सिविल इंजीनियरिंग में रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से। तब 2020 में मैंने किया है। उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज। ओके सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सर क्या था? हालांकि सर ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन सर ऑप्शनल सब्जेक्ट बताइए सर, कौन सा सर अटेम्प्ट था और मीडियम आपने क्या रखा था? बीपीएससी में ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। 67th मैंने दिया था, उसका 68 है। ये प्रीलिम्स नहीं हुआ था 67th में, और मीडियम इंग्लिश है और ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। ओके सर, पढ़ाई लिखाई में कैसे थे आप? किस तरीके का स्टूडेंट रहे आप? मतलब कि इंटेलिजेंट रहे हैं, एवरेज वाले में थे, लेकिन आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, जैसे कि आपने बताया कि बीटेक में आप थे। तो थोड़ा सा बता दीजिए उसका कितना इम्पैक्ट होता है, नहीं होता, आपने उसको एक्सपीरियंस भी किया होगा। पढ़ाई के मामले में अपने आप को मैं तो खुद नहीं कह सकता, लेकिन ठीक था, अच्छा था। 12th में 10th में मेरा CGPA 10 था, 12th में 92% था। अच्छा थे, हाँ। और इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं कॉलेज का, सिविल इंजीनियरिंग में 2020 वाले बैच में। और क्या फ़ायदा होता है इससे? फ़ायदा ये होता है कि बस आपको जीवन में कॉन्फिडेंस मिलते जाता है, और ज़्यादा फ़ायदा इसका है नहीं। इस तैयारी सबको एक ही जैसे करनी है। ओके सर, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरीके का माहौल रहा है घर में, पढ़ाई लिखाई क्या होता है ना कि एम्बियंस है, तो सर वो क्या रहा है? मेरे पिताजी बीपीएससी से ही 37th बैच से ही आए हैं, और वो अभी जॉइंट लेबर कमिश्नर हैं बिहार गवर्नमेंट में। और मेरी माता जी हाउसवाइफ हैं। और मैं रहने वाला हूँ सीतामढ़ी का, जानीपुर गांव हुआ वहाँ से, और पटना में अभी रह रहा हूँ। जी सर, तो ये आपके पिताजी इस पोस्ट पे हैं और बीपीएससी ऑलरेडी वो 37th आपने बताया ना, वो निकाल चुके हैं। 93-94 की सर बात है। तो सर उनका इम्पैक्ट था, उनका इन्फ्लुएंस था, तब जाकर मोटिवेशन मिला कि पहले से ही कुछ और फैक्टर था? सिविल सर्विसेज का उनका बहुत बड़ा फैक्टर है। उनको ही देखा है मैंने बचपन से, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और बचपन से ही रहा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इम्पैक्ट तो हुआ है, उनसे हुआ है।
ओके सर, आप बाहर में रह के पढ़ाई करते थे या फिर पटना में रह के कोचिंग वगैरह का रोल रहा है? यदि कोचिंग का सर रोल रहा है तो उसका कितना असर पड़ा? यदि बिना कोचिंग रहते हैं आप तो क्या सिलेक्ट होते कि नहीं होते हैं? सर सब कुछ बताएं थोड़ा मेंशन करते हुए। मैंने सारी पढ़ाई अपने घर से ही की है, मैंने किसी कोचिंग से कुछ भी नहीं लिया है। बात रही पढ़ा कहाँ से है, तो जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनसे। वो कहाँ से मालूम पड़ा, तो वो यूट्यूब के वीडियोस देख कर, जैसे आप लोग जैसे वीडियो बनाते हैं बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने रेफ़र किया, जितने भी टॉपर्स के वीडियो है वो देखा, थोड़ा समझ आने लगा क्या करना है नहीं करना है। कोविड का टाइम था, सोचा था मैं दिल्ली जाऊंगा, हुआ नहीं, तो तब से मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी और बीपीएससी की। और कोचिंग मैंने कोई लिया नहीं है। हाँ, अगर उसके कुछ वीडियोस अगर यूट्यूब पे मिल गए किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट के, तो उसको रेफ़र ज़रूर किया। सर कल रात में रिजल्ट आया सर, किस तरीके का सेलिब्रेशन हुआ सर, और सिंकिंग हुआ है कि नहीं अभी तक? सिंकिंग में थोड़ा समय लगेगा, और रात में ही रिजल्ट आया है और काफ़ी देर रात आया है, तो रात भर नींद नहीं आई है, खुशी के चलते। हाँ वो थोड़ा है। ओके सर, अब हम स्ट्रेटेजी पे सर बात करेंगे कि किस तरीके का रहा सर। प्रीलिम्स की बात करिए, आपका 67 प्रीलिम्स सर नहीं हुआ था, 109 आया था, 113 कट ऑफ था। सर का 68 में इतने अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया, और सर फिर आपने 69 में सर आपने दिया था, उसका प्रीलिम्स नहीं है। बहुत मतलब कि ये सिविल सर्विसेज में सर कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कहाँ नहीं पहुँचेगा। तो सर थोड़ा सा आप ये बताएं, बुक लिस्ट आपने क्या रखा था? अब बदलते हुए पैटर्न पे, जैसे कि 69 में सर पेपर आया था, बहुत डायनेमिक था, वो लोग बता रहे थे कि अब यूपीएससी टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसमें 32 क्वेश्चन एलिमिनेशन बेसिस पे था। तो सर अब जो प्रीलिम्स है उसमें किस तरीके के चेंजेस लाने होंगे? अब जो 78 सर देने वाले हैं एस्पिरेंट, अब वो अपनी रणनीति में क्या बदलाव करें सर? होलिस्टिक में थोड़ा बताएं। बीपीएससी का, जब मैं यूपीएससी से बीपीएससी पे शिफ्ट हुआ था, तो बीपीएससी में पहले एक पैटर्न चला आता था कि कुछ क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, नेगेटिव मार्किंग था नहीं, तो अगर आप कुछ चंद बुक है जैसे ये सब है तो आप कर लीजिएगा तो आपका हो ही जाएगा प्रीलिम्स। अब ऐसी बात नहीं है, अब यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है। 68 में भी था और 69 में मैंने देखा बहुत हद तक यूपीएससी जैसा हो गया। सिंगल आंसर क्वेश्चंस नहीं है, 1 ऑफ द अबव, 1 and 2 ओनली, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जैसे इस बार के क्वेश्चंस बहुत डायनेमिक थे, जो आप बेसिक बुक्स पढ़े हैं यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ही होगा, ये गाइड बुक या इससे नहीं निकलेगा ये। तो एक चेंज करने की ज़रूरत है कि आप बेसिक पढ़िए, जो स्टैंडर्ड बुक्स है खुद से पढ़िए, बेसिक पढ़िए, किसी भी कोचिंग के किसी इंस्टीट्यूट के नोटबुक से या फिर किसी गाइड बुक से, इससे नहीं होगा। तो आप बेसिक बुक्स पढ़िए, उससे आपका प्रीलिम्स निकलेगा, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हुआ है। और मैंने क्या रेफ़र किया, तो जैसे हिस्ट्री हो गया, तो एक होता है इंडिया, एक होता है बिहार। तो बिहार के लिए मैं बाद में बताऊंगा। इंडिया जो नॉर्मल सब पढ़ते हैं, जैसे मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, तो कोई कम बुक रेफर कीजिए, अच्छे से कीजिए। एंशिएंट के लिए और मिडिवल दोनों के लिए मैंने एनसीईआरटी रेफर किया, ओल्ड एनसीईआरटीज, उनके खुद से नोट्स बनाए, क्योंकि वो बार बार उसको रेफर करना पॉसिबल नहीं है। मॉडर्न के मैंने नोट्स नहीं बनाए, वो बुक ही काफ़ी है, स्पेक्ट्रम। ज्योग्राफी में 4 एनसीईआरटी 11-12 की, वही काफ़ी है, उनसे ही पढ़ा मैंने। फिर पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये सब स्टैंडर्ड बुक्स। एनसीईआरटी में सर पॉलिटी में नहीं गए थे? बस ज्योग्राफी और हिस्ट्री के एंशिएंट और मिडिवल एनसीईआरटीज। सर इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मैंने बहुत सारे सोर्सेज से रेफर किया, इसमें से एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक एनसीईआरटी, 11th की है शायद। उसके बाद मैंने श्री राम आईएएस का एक अवेलेबल है, सही कहीं भी आपको नेट पे भी मिल जाएगा पीडीएफ, उससे मैंने रेफर किया, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को इकोनॉमिक्स समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे भी हुई थी। तो यही स्टैंडर्ड बुक्स है। और करंट सर, हाँ करंट सर बहुत डायनेमिक है, बहुत वास्ट है सर। उसको करंट अफेयर्स के लिए सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। मैं रेफर करता था हर महीने के विजन आईएएस के नोटबुक, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो उसी से मेरा हो जाता था। बिहार की बात रही, प्रीलिम्स से पहले मैं कोई एक ऐसा जैसे किताब परचेस करता था जिससे बिहार का मेरा कवर हो पाए। तो बहुत सारा आता है, एक दृष्टि आईएएस का आता है, इस तरह के आपको मैगजीन मिल जाएंगे। कुछ लोग घटना चक्र इस तरह के बुक्स भी रेफर करते हैं। मैंने दृष्टि आईएएस का एक बुक रेफर किया था, जो आता है ठीक प्रीलिम्स से पहले। और एक दृष्टि आईएएस का ही जो दिल्ली में है, उसका ही एक वीडियो सीरीज चलता है यूट्यूब पे, प्रीलिम्स के लिए ही, करंट अफेयर्स जी। प्रीलिम्स बूस्टर नहीं, करंट अफेयर्स करके आता है कि पिछले एक साल का आपको वो 6-7 वीडियो होता है 1-1 घंटे का। तो वो मैं देखता था और उसके सारे जो भी पॉइंट्स मुझे लगते थे मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो यही करंट अफेयर के लिए मैं यही करता था। ओके सर, अब जो 8 साढ़े 8 महीने का सर समय बचा हुआ है,
इस पूरे सर बचे हुए समय में अब कहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है एस्पिरेंट्स को? क्योंकि अभी टाइम बहुत है, 8 महीने बहुत होते हैं। अगर आप प्योरली अगर बीपीएससी कर रहे हैं तो काफ़ी समय है। मेंस से शुरू कीजिए, क्योंकि मेंस के लिए आजकल समय नहीं मिल रहा है। मुश्किल से 1.5 महीने 2 महीने इस तरह का समय सर जनवरी में पे डेट आया है। जी, वही बहुत कम समय मिलता है। तो उसके लिए आपको प्योरली उस साइकिल में नहीं फंसना है कि फिर से आपको सितंबर में अगले में देना पड़े। तो ऐसा पढ़िए कि आपका एक बार में प्रीलिम्स निकले, मेंस निकले, इंटरव्यू निकले। तो आप पहले मेंस पूरा कवर कर लीजिए, एक एक चीज़ जो भी सिलेबस में दे रखा है, GS1 GS2 इससे जो भी आप कर सकते हैं। तब आप लास्ट के इसके लिए 2 महीने 1 महीने काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए, तब आप प्रीलिम्स पे जाइए और मेनली करंट को ब्रशअप कीजिए क्योंकि वो नया होता है। और आपने बिहार से रिलेटेड बुक्स पूछा था GS के लिए, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स, तो समग्र बिहार करके एक किताब आती है, वो मैंने रेफर किया था कम्प्लीटली। और जो उसमें से ज़रूरत है, जैसे हिस्ट्री उसका अच्छा है, ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, उसके मैंने खुद से नोट्स बना लिए थे। और बाकी मुझे ऐसा पॉलिटी तो बिहार का ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं अलग से, तो यही है। ओके सर, अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट किया जाए या फिर कुछ बाद में, कुछ समय निकल जाने के बाद में आंसर राइटिंग? जैसे आपने बताया कि मेंस पे आप फोकस्ड रहें, अभी सर 1 साल लगभग समय है, मतलब मेंस एग्जाम जनवरी में सर है 78 का। सर मेंस राइटिंग अभी से किया जाए या फिर जैसे कि अभी सिलेबस को सिर्फ पूरा करा जाए? आंसर राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो अपने मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप किस पोजीशन पे हैं। आप अगर खुद से आपको देखना पड़ेगा कि आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें आपके पास कंटेंट है कि नहीं, स्पीड है कि नहीं, और रही बात प्रेजेंटेशन की, जिसको बोलते हैं, कंटेंट अलग चीज़ है, प्रेजेंटेशन अलग चीज़ है, स्पीड अलग चीज़ है। तो आप किस में लैग कर रहे हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कंटेंट की कमी है तो आप पहले पढ़िए, आंसर लिखिए, रोज़ 1-2 लिखिए। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप लिखते ही होंगे। और अगर आपको स्पीड की है तो आप स्पीड में अगर कम है तो पक्का लिखिए, रोज़ लिखिए, और समय बाउंड हो गए। क्योंकि इस बार का जैसे मैंने दिया 68th में, तो हमारे लिए पहला पेपर था ऐसा जिसमें कि कन्वेंशनल पेपर नहीं था। ये बिल्कुल अलग था, मतलब एक में 5-5 पार्ट जो कंपलसरी क्वेश्चंस थे, तो उनको करने में काफ़ी समय लगा। यहाँ तक कि मुझे एक क्वेश्चन मेरा छूट गया, वो छोटा वाला पार्ट जो था। तो उस समय तो मैं घबरा गया था, लेकिन बाद में पता चला कि उस दिन के लिए ये चीज़ कॉमन था, सबका छोटा था। हाँ, तो फिर GS2 में नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे पता था कि कितना लिखना है। तो यही बात है कि आपको पता होना चाहिए आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो आंसर राइटिंग हाँ कीजिए अगर आपको लगता है ज़रूरत है, लेकिन कंटेंट बनाइए, स्पीड बनाइए, और बाद में एग्जाम से पहले आप लिख सकते हैं। ओके सर, जैसे हमने प्रेजेंटेशन की सर बात कहा, सर आंसर राइटिंग स्किल सर डेवलप करने की बात होती है कैसे सर? जैसे आपने भी सर स्टार्ट किया हुआ, तो स्टार्टिंग में लिखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एस्पिरेंट्स भी जो लिखते हैं नहीं लिख पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं वो हो जाता है, नहीं होता ना, कि परेशान होना कि हम नहीं लिख पा रहे हैं, अच्छा मार्क्स नहीं इसमें आ रहा, अच्छा वो नहीं हो पा रहा है प्रेजेंटेशन। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए सर वो किस तरीके से उस पर काम करना होगा? मान के कोई सवाल है सर, उसको क्या हम पहले बुक से ही उसी समय पढ़ के उसी समय लिखने की कोशिश करें, कैसे करें सर? मैंने आपने सर इनिशियल डेज में जो करा था सर वो बताएं। आंसर राइटिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है, सबको आता है कि शुरू कब करें, कैसे करें। पहले आप लिखिए, कुछ भी लिखिए। क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि किसी का इसका सिलेबस ऐसा नहीं होता, आज कोई कहता है कि आज मेरा कंप्लीट हो गया पूरा, आज हम लिखेंगे, ऐसा नहीं होता। आप अगर शुरू किए हैं तो कुछ नॉलेज आपको पहले से है, और मान लीजिए 1 महीने भी अगर आपको हुआ है तो कुछ आप हासिल किए होंगे इस 1 महीने में। उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन उठाइए। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे इनसाइट्स IAS है, तो क्वेश्चन ये देते हैं कि आज आप लिखिए इन पे, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड भी करते हैं कि आप जमा कीजिए आंसर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। हाँ, मैंने विजन IAS का आंसर राइटिंग एक बार करा था, तो कंप्लीट नहीं किया, बस ऐसे ही किया। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बात आती है कि कब लिखना है, कैसे लिखना है। तो आंसर राइटिंग जब आप शुरू कीजिएगा तो आपको लगेगा जैसे कि अरे ये तो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब आंसर अच्छा नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है। तो वो सेटिस्फेक्शन का कोई लेवल नहीं होता है, वो आपका धीरे धीरे आप भी अच्छे होते जाइएगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी ऊपर होते जाएगा। ये कभी नहीं होता है कि आज मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा। तो लिखते जाना है, कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखते जाना है। अगर आपके पास कोई है चेक करवाने के लिए आप करवाइए, नहीं तो आपको खुद पता होता है कि आपने आज कैसा आंसर लिखा है।
क्योंकि बेस्ट जज आप खुद हैं। आप टॉपर का आंसर देख रहे हैं, किसी का देख रहे हैं, तो आपको पता है कि आप जो लिखे हैं वो किस लायक। सर आइडिया तो रहता ही है कि आइडिया अच्छा रहता है कि है, नहीं है। तो आप कुछ भी लिखिए और धीरे धीरे वो अपने आप अच्छा होता जाएगा। इन्फॉर्मेशन आपके पास जितना भी है, जैसे विमेन एम्पावरमेंट पे कुछ क्वेश्चन है, तो आपको जितना भी आप एक्ट्स पढ़े हैं, जो भी स्कीम्स पढ़े हैं, उसका क्या तरीका हो सकता है डिसीजन मेकिंग बढ़ाना, कुछ भी, तो इस तरह से आप बस लिखिए। ओके सर, मेंस में सर क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें एस्पिरेंट्स, क्योंकि अब शॉर्ट्स क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन से अपने जैसे मेंशन लगा कि अब ट्रेडिशनल नहीं रहे हैं, अब क्वेश्चन शॉर्ट्स आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की वहाँ बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो थोड़ा सर बुक लिस्ट बताते हुए सर अपनी स्ट्रेटेजी बताएं किस तरीके से वो करना होगा। मेंस का पहले का पेपर था कि कुछ क्वेश्चंस थे, उन पे ही आप प्रैक्टिस कर लो, वही आएंगे। जैसे हिस्ट्री में कुंवर सिंह आएगा ही आएगा क्वेश्चन से रिलेटेड, तो अब ऐसा सिस्टम नहीं है। तो 68 से सबने देखा ही होगा, 68 से तो क्वेश्चंस अब होते हैं जो एक तो कंपलसरी होता है जिसमें 5 पार्ट होते हैं, तो वो तो आपको करना ही है। मान सकते हैं कुछ नहीं आएगा तो छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बुक लिस्ट की अगर बात करें चेंज होते पैटर्न की, तो बुक लिस्ट जो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स बताए, देखिए मेंस का कोई बुक नहीं होता। मेंस का आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास आपका कॉपी होता है बस, तो उसका ये नहीं बोल सकता मैं कि आज आप लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिएगा तो आप आंसर अच्छा लिख लीजिएगा। वो आपको धीरे धीरे लिखते लिखते और आपका कितना एनालिसिस अच्छा है उस पर डिपेंड करता है। तो मेंस के आंसर के बुक लिस्ट तो सेम है। जैसे पॉलिटी की अगर बात करें, एक सेक्शन होता है GS1 GS2 दोनों मिलाकर मैं बोल रहा हूँ। पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा है तो उससे रिलेटेड, जैसे हमारे समय बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होता है किस पे क्या लिखना है, हेल्प मिल जाता है लक्ष्मीकांत से। लेकिन लिखना क्या है वो आपको पता होता है, इंट्रो में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया हो गया या एंशिएंट इंडिया हो गया, तो ये सब मटेरियल अगर आपके पास है तो आप लिखे हैं। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आपने लिखा है उस पर, तो एग्जाम में आपको ये नहीं लगेगा कि ये नया क्वेश्चन है क्या लिखे। तो क्वेश्चन आपको फेस करना आना चाहिए, कंटेंट आपके पास होना चाहिए। साइंस टेक की बात करें, साइंस टेक एक ऐसा चीज है जो ज्यादातर करंट बेस्ड होता है बीपीएससी में। तो साइंस टेक के लिए आप एक तो करंट मैगजीन पढ़ रहे हैं बहुत दिन से, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात कि आप अलग से अगर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ हेल्प मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अभी भी मिलता है। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, नैनो टेक्नोलॉजी हुआ, ये सब इसरो हुआ, ये सब इश्यूज हैं जो बहुत हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। तो उनको आप पेपर पे लिखकर कुछ नोट्स बना लीजिए। फिर बात आती है हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे 69 में मैंने सुना फिर से कुछ रिपीट हुए हैं, तो उस पर अगर आपके नोट्स हैं, नहीं भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आ गया क्वेश्चन तो आपके पास अगर रिटन नोट्स है, आपको पता है कि आप क्या लिख रहे हैं, तो वो मदद करता है। तो मेंस के लिए तो यही है, आप खुद के नोट्स बनाइए, लिखने आना चाहिए। ओके सर, ऐसे में कैसे काम करता हूँ, क्योंकि आप लोग सर उसको आप लोग सब सेलेक्ट हुए, अब इसमें सर पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ, 69 में सर दूसरी बार हुआ। अब सर ऐसे के लिए किस तरीके से काम करना पड़ेगा एस्पिरेंट्स को, किस एरिया पे खास फोकस करना पड़ेगा? कुछ सर सेलेक्टेड टॉपिक्स, कुछ सर उसमें कुछ ऐसे में कि कुछ टॉपिक्स जो आपने सेलेक्ट कर लिया जिस पे कि ज़्यादा ऐसे आते हैं, चाहे पीएससी हो चाहे बीपीएससी में जैसा अभी स्टार्ट हुआ है, तो कुछ टॉपिक सर और ऐसे लिखने का सर बेहतरीन वो आर्ट कैसे डेवलप हो? सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि इससे क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है, कुछ कहाँ से पढ़ना है, कुछ बुक्स वगैरह, कुछ नोट्स सर। इससे का वही बात है, फिर से इससे वाली बात है कि आपका कितना कंटेंट है आपके पास, वो कहाँ से आता है, वो जीएस पढ़ने से आता है। GS1 आपने पढ़ा, GS2 पढ़ा, जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कंटेंट पूरा है। आपको उसको एक फ्लो में लिखना है, ताकि पढ़ने वाले को लगे कि ये बंदा एस्से को लिख रहा है। तो एस्से, देखिए एस्से एक कला है जिसमें एक फ्लो होना चाहिए, स्टोरी टाइप होना चाहिए। स्टोरी से ज्यादा एक फ्लो होना चाहिए। फ्लो मतलब पढ़ने वाले को ये नहीं लगे कि ये पैरा पढ़ा तो अगला पैरा बिल्कुल इससे कोई रिलेशन ही नहीं है। इससे की सबसे बड़ी बात है कि आपका एक फ्लो होना चाहिए। आप पैरा में लिख रहे हैं, आप पॉइंट में लिख रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं, पॉइंट में तो खैर कोई भी नहीं लिखता, फिर भी आपका एक फ्लो होना चाहिए। तो पढ़ने के लिए जीएस है, आपके खुद के नोट्स हैं, आपका खुद का कंटेंट है। हाँ, जैसे कुछ टॉपिक्स हमारे समय तो नहीं आया था, इस बार मैंने सुना है कि विमेन पे, पॉवर्टी पे, इस तरह के जीएस बेस्ड एसेज आए हैं। तो उन पे आप वैसे भी जीएस पढ़ते हैं आप, तो उन पे कुछ आप नोट्स डायरी एक बना कर ही रखिए कि विमेन पे रिजर्वेशन पे कोई स्कीम्स है, विमेन पे जैसे बिहार में जॉब परसेंटेज कितना रिजर्वेशन है, पॉवर्टी पे कितना पॉवर्टी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में क्या रैंक है, कितने लोग बाहर आए पॉवर्टी में, जैसे हाल में ही अभी आया है, कल ही आया है।
तो इस तरह के नोट्स अगर आपके पास होंगे डेटा बेस्ड, तो आपका इससे स्टोरी नहीं लगेगा, इससे आपका एक लगेगा कि वैलिड चीज लिखा है बच्चे ने। तो आपको एक स्टोरी नहीं लिखना है, फ्लो लिखना है। फ्लो के साथ आपको डेटा देना है किसी भी चीज का, या कोई ऐसा वैलिडेशन देना है कि आप जो लिख रहे हैं वो तथ्य सही है। मतलब आप लिख रहे हैं, ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ विमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, नहीं, आप उसके साथ क्या ऐड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, बिहार सरकार ने इतना रिजर्वेशन दिया है, तो आज पुलिस में 25% महिलाएं हैं बिहार में। तो इस तरह का आपको वैलिडेशन देते हुए लिखना है जी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि फ्लो कैसा होना चाहिए जी, हाँ, आंसर राइटिंग उसमें कैसा हो एस्से में जी। तो एस्से में पार्ट वही है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो उसको आप कितने अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे मैं तो कभी यूज नहीं करा मैंने, लेकिन मैंने सुना है कुछ लोग एनेक्डोट, छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं कोई इससे कि कोटेशंस, हाँ, जैसे हमारे एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स में या किसी चीज में शुरू होता था पॉलिटी में स्टोरी के बेसिस पे कि रमा है, इस तरह से उस बेसिस पे ही स्टोरी चलता था। तो इस तरह कुछ बच्चे लिखते हैं। मेरा था कि इंट्रो लिखना है बढ़िया, जो कैची लगे, क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। तो इंट्रो अच्छा लिखना है, बॉडी में कंटेंट देना है, फ्लो होना चाहिए, एक पैरा को दूसरे से कोई रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि ऐसा हमने कहा, हालांकि ऐसा भी है, इस तरह से शुरू करना चाहिए किसी भी अगले पैरा को। कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन एक हैप्पी एंडिंग हमेशा देना चाहिए, ज्यादा नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहिए किसी भी टॉपिक को, एक पॉजिटिव एंडिंग देना चाहिए, अच्छा इंप्रेशन देता है। और 3 एस्से क्योंकि आते हैं, तो 2 तो कॉमन है जो फिलोसफिकल जो भी थे, और तीसरा जो आया था पहली बार हमारे यहाँ की लोकोक्ति और कहावत पे बिहार, हाँ, लोकल। तो उसमें से कोई ना कोई ऐसा 4 में से जरूर एक रहता है जो आप समझ जाइएगा। हाँ। जैसे इस बार कुछ आया था, कुत्ता घर का न घाट का। पिछले बार हमारे समय आया था मूस मुठैया लोढ़ा हुई। किसी भी सर बेल्ट का हो, किसी भी भाषी हो, समझ जाइएगा, समझ जाए, कोई ना कोई उसमें, कोई मैथिली में रहता है, कोई मगही में रहता है, हाँ, तो आप समझ जाइएगा। लेकिन बात होती है कि उस पर कंटेंट बनाना कठिन है, उस पर तो आप डेटा नहीं दे सकते कुछ भी। तो उस पर एक आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वही प्रीवियस ईयर ले लीजिए। अब तो प्रीवियस ईयर 2 साल का हो गया आपके पास, प्रीवियस ईयर लेके आप 1 से 2 इससे लिख जाइए 10-12 पन्नों में, उससे ज़्यादा तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको लगेगा कि आप कंटेंट बनाना जानते हैं, वही है। ओके सर, बात करिए मेंस में करंट अफेयर्स को लेकर बहुत कमेंट आते हैं, मतलब किसी वीडियो पे कि मेंस का करंट अफेयर कैसे कवर किया जाए। वो बहुत बड़ा उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं हार्ड वर्क एक तरीके से। मेंस का करंट अफेयर ब्रॉडली मतलब बहुत कॉमन इश्यूज होते हैं। G20 हो गया, कोई समिट हुआ, कोई इंडेक्स आया नया। तो हमारे समय तो एक पैटर्न चला आ रहा था, तो हम लोग को पता था कि इंडेक्स आएगा, ये आएगा, हालांकि आया नहीं। तो हमने एक ये होता है ना छोटे छोटे नोट्स इंडेक्स पे डेटा, जैसे मैंने बोला पहले भी, डेटा का महत्व है, आपका आंसर वैलिड लगता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे, तो आप ऐसे ही नहीं लिख सकते कि ये पॉवर्टी दर्शाता है या फिर इतने इंडिकेटर से, नहीं, क्या इंडिया का पोजीशन है, वही बात, कितना ऊपर आया है, कितने लोग गरीबी से बाहर आए। तो एक आप इंडेक्स, अगर आपको पता है कि इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो करंट तो आप ऐसे भी कवर कर रहे हैं किसी मैगजीन से, तो आपके माइंड में है, ये रिवाइज करते रहिए। तो आप लिखते जाइए इंडेक्स पे, एक पन्ना बना लीजिए, एक पेज बना लीजिए A4 शीट में। कोई सबमिट हुआ तो अगला सबमिट कहाँ होगा, ये वाला कहाँ हुआ, उसके क्या इश्यूज थे। G20 जैसे बहुत बड़ा मुद्दा था, तो आया भी था, इस बार भी शायद आया है, मैंने देखा है। तो करंट के लिए बात है कि आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर देखते हुए क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस यही है कि आप रेफर कर सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि करंट का तो कोई लिमिट है नहीं, वो तो एंडलेस है। तो आप रेफर करते हुए नोट्स बनाइए, अपने छोटे छोटे नोट्स, और बाकी आंसर आपका अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो हो जाएगा। ओके सर, प्रीलिम्स में सबसे बड़ा डिफिकल्टी सर कहाँ पे आपको लग रहा है, उसके लिए क्या सर आप टिप्स देना चाहोगे? प्रीलिम्स मैं कहूँगा डाइसी चीज़ है, जो काफ़ी लोग भी बोलते हैं, मुझे पहले नहीं लगता था, लेकिन क्योंकि मेरा छूटा है 4 नंबर से, फिर से छूटा 4 नंबर से, और इस वाले में मेरा जो 68 था उसमें सीधा 97 से आ गया। तो बात है कि ये डाइसी है, कोई नहीं कह सकता इस बार मेरा प्रीलिम्स निकला तो अगली बार भी निकलेगा, मेरे हिसाब से, सबका अपना ओपिनियन है। तो उसके लिए बात है कि आपका जो कंटेंट है वो है, मात कहाँ खाते हैं लोग, करंट में या फिर जिनका स्टैटिक कमजोर होता है, डिपेंड करता है। जैसे मेरा करंट में हम थोड़ा मात खा जाते हैं, स्टैटिक अगर आपका कमजोर है तो उसका फिर कोई उपाय नहीं है। करंट तो
आप ब्रशअप कर सकते हैं। स्टैटिक कमजोर है तो बार बार आपका नहीं होगा, तो करंट आपको ब्रशअप करते रहना है, स्ट्रॉन्ग करना होगा उसको। खासकर जो बिहार से रिलेटेड, अब तो क्वेश्चंस काफी कम हो गए हैं हाँ, बिहार तो से कम हो गया रिलेटेड, सर, हाँ। फिर भी आपको प्रिपेयर होना, क्योंकि बीपीएससी हर बार चेंज कर सकता है, वो है नहीं कि यही आएगा अब। तो आपको ब्रशअप करना है और स्टैटिक पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि स्टैटिक तो ऐसा चीज़ है जो गारंटीड है कि आएगा जी। वो अगर सही हो रहा है तो करंट अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो। सर आपका लास्ट सर मैसेज क्या होगा स्टूडेंट्स के लिए सर, जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं जो 78th में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? एस्पिरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, मेहनत तो सब करते हैं, जिसके पास धैर्य होता है वही सफल होता है। ये बहुत फिलोसफिकल चीज़ लग रहा होगा अभी, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पता चलता है धैर्य का क्या महत्व है। यही धैर्य रखिए, मेहनत तो वो तो है ही, प्रीरिक्विजिट है, वो तो आपके बदले कोई नहीं करेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही आपने डेप्थ में सर अपनी स्ट्रेटेजी शेयर किया, जर्नी मोटिवेशन सारा शेयर किया। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सर आपके फ्यूचर के लिए सर आपको ऑल द बेस्ट, यूपीएससी में आप क्रैक करें सर, आईएएस बने, ताकि सर फिर से एक बार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक इंटरव्यू कर सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू। दोस्तों अभी हमारे साथ सर के माता पिता जी हैं, तो एक पेरेंट्स की खुशी क्या होती है जब उनका लड़का लड़की, उनका बेटा बेटी सेलेक्ट होता है, अच्छे मुकाम पहुंचता है। और अंकल जी खुद ही 37 बीपीएससी 1993 में अंकल जी अब उसने बीपीएससी क्रैक कर चुके और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अंकल जी ने निकाला था। ज्वाइंट लेबर कमिश्नर पोस्ट पे अंकल जी सिलेक्ट अभी पोस्टेड हैं और इस महीने रिटायर्ड भी हो रहे हैं। तो अंकल जी आप इसी महीने रिटायर्ड हो रहे हैं और आपके बेटा फिर ये अच्छा मुकाम हासिल कर दिया, सब स्टार पे चयन हो गए, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत काफ़ी मतलब खुशी हुई है कि इसके मेहनत इन्होंने किया और इस मुकाम हासिल किया, राजपत्रित प्राधिकारी बनेंगे और फिर अपना नाम रोशन करेंगे। और इन्होंने काफ़ी मेहनत भी किया था और इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में भी गोल्ड मेडल लिए हुए था, तो बैकग्राउंड अच्छा था, तो हमको लगा कि ये कर सकते हैं। तो इनमें हमने क्षमता देखा और फिर इनको प्रेरित किया कि आप तैयारी कीजिए और हमारी बात माने और फिर लगन से पढ़े, तो फिर इनका हो गया। ओके, इनके सब बहुत सारा बेटा फिर बेटी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपका क्या मैसेज है उनके लिए, किस तरीके से अपने लाइफ में एक्सेल करें? लाइफ में एक्सेल करने के लिए पहले सच्चाई अपने जीवन में लाइए, जीवन में जो सच्चाई उसको लाइए, अपने एक्शन में सच्चाई को लाइए, तभी आप अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो आप सच्चाई को नहीं लाइएगा तब मेहनत नहीं कर पाइएगा और ईमानदार नहीं। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ईमानदार बनिए, अपने एक्शन में ईमानदार बनिए और अपने व्यवहार में ईमानदार बनिए, तो निश्चित फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कीजिएगा तो निश्चित कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। ओके, अब आंटी जी आपको कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटा सेलेक्ट हुए हैं। कहना चाहेंगे कि ईश्वर हमको सब कुछ आज दे दिए, मतलब कि अंकल जी रिटायर हो रहे हैं और बेटा मतलब एक पावर हमेशा से रहेगा घर में, है ना? आज हम बस ईश्वर हमको सब कुछ आज दे दिए, परिपूर्ण हमको कर दिया। तो कितने पढ़ाकू थे, कितने मेहनत करते थे, कैसे हार्ड वर्क करते हैं? बहुत साफ सुथरा बच्चा है और अपनी ईमानदारी से इसने मेहनत की। डीएवी का टॉपर रहा, बीएससी यहाँ भी डीएवी बीएससी में टॉपर रहा, सारे टीचर इसको बहुत प्यार करते थे। रमैया में गया, वहाँ भी झंडा अपना ही गाड़ा है, 91% वहाँ इसका फर्स्ट रैंक पर वहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है। दूसरे स्टेट में जाकर और बिहार का नाम रोशन करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वहाँ भी गोल्ड मेडलिस्ट है ही। और क्या कहना चाहेंगी बाकी इनके जैसे मेरे जैसा जो बेटा या फिर बेटी जो इस वीडियो को देख रहे हैं? थोड़ा धैर्य रख के तैयारी कीजिए, सबका होगा, अच्छा होगा। धैर्य रखना होता है, 1 साल पढ़िए, 1 साल तैयारी परीक्षा दीजिए, इसका प्रोसेस 1 साल का है, तो इसमें धैर्य की ज़रूरत है और सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि वो चेहरे की मुस्कान काफ़ी है बताने के लिए कि जब घर में आपका बेटा बेटी, किसी का बेटा बेटी सेलेक्ट होता है तो उनके पेरेंट्स पर किस तरीके का स्माइल होता है। थैंक यू सो मच। ठीक है।